पढ़ लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या चीजें हमें समझनी है बेटा, है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे इस सिद्धांत को जो हम देखेंगे तो ये आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था। शुरू में क्या किया गया था, इसको स्टार्टिंग में पहला पॉइंट तो इसका है ये किस पे किया गया था, आयनिक क्रिस्टल पर। जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उन पर लागू किया गया था इस सिद्धांत को, आयनिक क्रिस्टलों पर। ये ध्यान रख किस पर किया गया था प्रारंभ में, इस पर जो आयनिक क्रिस्टल थे उन पर लागू किया गया था इस सिद्धांत को शुरू में, है ना। इनको हमने क्या किया था, लागू किया था सबसे पहले, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यह है इस इसलिए कहा जाता है इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि क्रिस्टल पर लागू किया गया था आयनिक क्रिस्टलों पर, इसलिए इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। अब इसकी अवधारणाएं क्या है, इसकी जो पोस्टुलेट है वो क्या क्या है ना। इस सिद्धांत की क्या अवधारणाएं हैं, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। देखो यदि हम अवधारणाओं को देखें, इसके पोस्टुलेट को देखें किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर जो संकुल आयन होते हैं, संकुल आयन समझ रहे होंगे, संकुल आयन जानते बेटा आप लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे मैंने अभी एग्जांपल के रूप में लिया था K3Fe और Cn का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे उनकी बात को हम कर रहे हैं, है ना। ये संकुल आयन, यहाँ पर आयनों में, इनमें जो आयनों में जो क्या होगा, धातु आयन, एक तो कौन सा होता है जो धातु आयन होता है, धातु आयन, आयन भी हो सकता है परमाणु भी हो सकता है ना। यहाँ पर ये देखोगे ये जो ये बीच में है ये धातु आयन भी हो सकता है, ऑब्लिक परमाणु भी हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये धातु आयन भी हो सकता है परमाणु भी हो सकता है। और लिगेंड्स, लिगेंड आप देख रहे होंगे, और जो लिगेंड्स हैं ये हमारे पास लिगेंड्स है, एक तो धातु आयन परमाणु और दूसरा लिगेंड। इनके मध्य क्या होगा, इनके मध्य में क्या, कौन सा बॉन्ड है, इनके मध्य में आयनिक बंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके मध्य में हम कह सकते हैं यहाँ पर आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम क्या पढ़ रहे थे, वीवीटी में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है बेटा, वीवीटी में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है वीवीटी में हमने क्या पढ़ा था। ये स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा। जी सर। तो कौन से बंद पढ़े थे हमने, मुझे नहीं दिखाई दे रही, स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा। जी सर। अच्छा बताओ बेटा। संकरण सर। नहीं नहीं, कौन सा बंद थे उनके बीच, जो हमने इससे पहले पढ़े वो कौन से बंद थे। रासायनिक बंध। उनके बीच था आयनिक बंध, आयनिक बंध तो नहीं था यार, क्या था उनके बीच, सर संयोजन बंध। उपसहसंयोजक बंध था बेटा। क्या था, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग था उनके बीच, है ना। क्या था, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, उनके बीच था कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। आप लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, जी सर। क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर। आयनिक बंध आ रही। ठीक ठीक, राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये देखोगे तो जो पहले था वो कहता है कि इनके बीच जो इससे पहले हमने जो सिद्धांत पढ़े थे, देखो जो हमने ये पढ़ा था, देखो यहाँ पर वो कहता था कि इनके बीच कौन सा बंध है,
इनके बीच जो बंध है उसने उसका नाम कहा था उपसहसंयोजन बंध। कौन सा बंध था? उपसह संयोजन बंध। इनके बीच क्या कहा था? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है इनके बीच। लेकिन ये जो सीएफटी कह रहा है, सीएफटी क्या कह रहा है बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है कि इनके मध्य क्या है? आयनिक बंध है। कौन से बंध है? आयनिक बंध। ठीक है ना, आयनिक बंध होता है। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि जो इनके मध्य क्या हो गया? आयनिक बंध है, आयनिक बंध होता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, देखो ये थोड़ा डिफरेंस पैदा करने के लिए। ठीक है ना। ये क्या कहता है? जो धातु आयन है और लिगेंड के मध्य है, इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा ये आयनिक बंध। तो आयनिक बंध कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच कौन सा बल लगता है? यदि माना आयनिक बंध है तो आयनिक बंधों के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है? किसी को मालूम है? जो आयनिक बंध होते हैं बेटा उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है? इनके बीच कौन सा आकर्षण बल लगेगा? जहां पर आयनिक बंध होते हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होगा? यदि मान लीजिए आयनिक बॉन्ड है, सिंपल हमारे पास आयनिक बॉन्डों में जो लगता है बेटा, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है, वो लगता है स्थिर विद्युत बल, आकर्षण बल। क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखना, याद रखना हमेशा। जहां पर भी आयनिक बंध होंगे, आयनिक बंध के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कौन सा होगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो लिगेंड्स है, जो हमारे पास मेटल है, हम मेटल लिख रहे हैं इसको, धातु को, है ना, मेटल है, और लिगेंड के मध्य जो लिगेंड्स है, इनके मध्य कौन सा बंध लग रहा है? ये लग रहा है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जबकि इससे पहले वाले में कौन सा लग रहा था? उसमें लग रहा था कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। मैं बार बार याद दिला रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना। उपसहसंयोजन बल, तो क्योंकि उपसहसंयोजक एक थे, है ना, तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है इनके बीच? ये लग रहा है विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इनके मध्य, किनके मध्य? मेटल और लिगेंड्स के मध्य। क्लियर हो गया बेटा? मेटल और लिगेंड्स के मध्य क्या लग रहा है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लिगेंड्स क्या करते हैं? लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है धातु आयनों की कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं। जो लिगेंड्स हैं, यहाँ पर एक ध्यान ये रखना है कि लिगेंड्स की जो क्या होंगे, माना हमने लिगेंड्स लिए, लिगेंड्स है ना, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन, किसके? लिगेंड्स के, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। धातु आयन की कक्षा में जो धातु आयन है, धातु आयन के कक्षकों में, देखो ये याद रखोगे, कक्षकों में प्रवेश नहीं करते, में जो है प्रवेश नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि उनकी कक्षाओं में जो है क्या नहीं करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है ना। और कक्षकों में क्या नहीं होता? संकरण नहीं होता। ये कहता है, ये थ्योरी कहती है कि जो कक्षक हैं, अभी तक तो हमने सारे कक्षकों में क्या किया था? कक्षकों में अलग अलग संकरण किए थे। ठीक है ना। जब हम बीवीटी पढ़ रहे थे तो संकरण के आधार पर हम कह रहे थे इसमें sp3 संकरण है, तो ऐसा बन रहा है। तो देखो बेटा, ये अलग अलग थ्योरियां हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं, डेवलपमेंट होता है, उस थ्योरी में परिवर्तन आता है। लेकिन पुरानी थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं कि हम बहुत सारी चीजें उसमें सीख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, देखो, जो कक्षक है, पहले तो यहाँ क्या नहीं करेंगे, ये कहता है कि जो लिगेंड्स हैं वो धातु आयनों के कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं। और इसके बाद कहता है कि कक्षकों में क्या नहीं होता है? जो कक्षक है, कक्षकों में संकरण नहीं होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कक्षकों में क्या नहीं होता, इसमें कक्षकों में संकरण नहीं होता, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, संकरण नहीं होता है। जबकि इससे पहले पूरी थ्योरी हमने क्या पढ़ी थी? संकरण पे पढ़ी थी। ठीक है ना। हर हर बात को संकरण में होता है। ठीक है ना। और यदि कहता है इसमें क्या क्या होगा बेटा,
यहाँ पर एक और चीज कहता है कि यदि लिगेंड क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, यदि लिगेंड्स जो है, हमने लिगेंड्स को देखा, लिगेंड्स जो क्या है, ऋणात्मक है, ऋणायन, ऋणायन होता है। मान लीजिए हमने कहा लिगेंड्स क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। जैसे ऋणात्मक लिगेंड्स था हमारे पास, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, है ना, आयोडीन था, ये सारे के सारे ऋणात्मक लिगेंड्स भी थे, ठीक है ना, साइनाइड था। ये लिगेंड्स क्या है बेटा, सारे के सारे लिगेंड्स थे। ये कहता है कि, ये कह रहा है कि यदि क्या है, लिगेंड ऋणायन होता है तो धातु आयन की ओर क्या होगा, तो वह धातु आयन, जो क्या होगा, धातु आयन की ओर, धातु आयन की ओर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होगा। स्थिर वैद्युत, वैद्युत भी कहते हैं बेटा इसको, या विद्युत बल भी कहते हैं ना, वैद्युत या वैद्युत आकर्षण बल, जो हमने अभी बात की थी, जिस आकर्षण बल से आकर्षित होता है, आकर्षित होता है, ये ध्यान रखना है, किससे, इन चीजों से आकर्षित होता है। और कहता है कि यदि लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स उदासीन होता है तो इसमें क्या होगा, ये तो यदि मान सिंपल हमने कहा कि ऋणायन है, तो तब तो कौन सा बल लगेगा इनके बीच, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। और मान लीजिए लिगेंड्स क्या है, न्यूट्रल है, जैसे H2O है, जिसमें कोई उदासीन है ना, तो इनमें क्या होगा, ऋण ध्रुव धातु आयन की ओर आकर्षित होता है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए हम कहते हैं लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स लिख लेते हैं, लिगेंड्स हमारे पास क्या है, कैसा है, उदासीन, माना लिगेंड्स उदासीन है, मैंने लिखा है लिगेंड क्या है, उदासीन है, ठीक है ना। और तो लिगेंड उदासीन होने से क्या होगा, इसका ऋण ध्रुव, यहाँ पर क्या होगा, जो ऋण ध्रुव होगा धातु आयन की ओर आकर्षित होता है, ठीक है ना। तो लिगेंड्स का जो क्या होगा, लिगेंड्स का ऋण ध्रुव, इसमें फिर ध्रुव बनेंगे, है ना, ऋण ध्रुव किसकी तरफ आकर्षित होगा, धातु आयन की ओर आकर्षित होगा, धातु आयन की ओर आकर्षित होगा, और आकर्षित होगा। ये थे बेटा कुछ चीजें जो हमने इससे संबंधित, आकर्षित होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि आकर्षण किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा, लिगेंड्स का ध्रुव, ध्रुव कैसे, मान लीजिए सपोज H2O है ना, तो H2O को हम ऐसे समझ लेते हैं, इसमें क्या है, पानी है, ये देखो H2O, ये कैसे न्यूट्रल लिगेंड्स है, कैसा है, उदासीन लिगेंड है। तो H2O में क्या होता है, H2O ऐसे बना होता है, H और OH, तो जो ऋणात्मक, देखो इसमें दो ध्रुव बनते हैं, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो ऋणात्मक ध्रुव है, ये आकर्षित होगा किसकी तरफ, धातु आयन की तरफ, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना, कि जो उदासीन होगा वो ऋणात्मक जो ध्रुव होगा वो इस तरफ आकर्षित होगा। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, कुछ समझा लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ थ्योरी है, थ्योरी पार्ट, जब ये थ्योरी हम पूरे पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, उनमें ये सारी चीजें का प्रयोग करेंगे, क्या क्या चीजें आ रही है ना। देखो ये तो एक कुछ पॉइंट्स हो गए, देखो और पॉइंट भी है बेटा इसमें, देखो क्या कहता है, देखो धातु आयन और लिगेंड, इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करते हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं, किस किस के मध्य, एक तो हमारे पास धातु आयन है, धातु आयन, और दूसरा क्या है, लिगेंड्स है। इन्हीं दोनों का खेल है बेटा, एक तो धातु आयन है और लिगेंड्स हो गया, इंग्लिश में लिखता है ना, लिगेंड्स। इन दोनों के, देखो इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करते हैं, वो हमने कहा अलग अलग प्रकार के बल कार्य करेंगे। तो पहले क्या होगा, आकर्षण बल, कौन कौन सा कार्य करेगा, एक तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, एक तो होगा इसमें आकर्षण बल, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, एक तो आकर्षण बल काम करेगा, ठीक, ये थ्योरी कह रही है,
ठीक है ना। तो आकर्षण बल क्या होगा, धातु आयन के नाभिक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य। ये तो आकर्षण बल क्या होगा, जो धातु का नाभिक होगा, इसका धातु का नाभिक नाभिक और दूसरा किसके मध्य, ठीक है ना, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य। दूसरा होगा वह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मध्य लगेगा आकर्षण बल। ध्यान नहीं रखना, पहला क्या काम होता है इसमें, आकर्षण बल लगता है। दूसरा एक और बल लगता है बेटा, वो बल कौन सा है, वो है प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल कहाँ लगेगा, प्रतिकर्षण बल ये कहाँ लगेगा, एक तो आकर्षण बल है जो धातु के का नाभिक और लिगेंड्स के मध्य लगने वाला है, ठीक है ना। अब प्रतिकर्षण बल कहाँ लगेगा, लग सकता है इसमें, सर जब धनायन धनायन मिलेंगे दोनों। बिल्कुल प्रतिकर्षण बल कहाँ लगता है, जब धनायन धनायन लग होंगे तो तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जो धातु आयन है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है इनके मध्य, ठीक है ना। धातु आयन के जो कक्षाएं होती हैं, कक्षक होते हैं, लिगेंड में क्या होंगे, अधिक निकट होते हैं तो वह प्रतिकर्षित होने लग जाते हैं। इसमें यहाँ पर भी ये इन्हीं के बीच होगा, लेकिन इनके बीच कब होगा, जब वो कह रहा है कि जब एक तो धातु आयन, यहाँ पर हम कह सकते हैं धातु आयन के जो कक्षक है, एक तो जो धातु आयन है हमारे पास, जो धातु आयन के कक्षक, एक तो धातु आयन के कक्षक हो गए, ठीक है ना, और लिगेंड के मध्य, माना लिगेंड है, ये लिगेंड है ना, के अधिक निकट होते, जैसे अधिक निकट हो जाएंगे, अधिक निकट, जब तो दूर दूर होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वे प्रतिकर्षित होते हैं। देखो क्योंकि धातु आयन भी क्या होता है बेटा, देखो धातु आयन ऐसा होता है कि बीच में धनाभिषित नाभिक है इसका, और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये है धातु नाभिक। अब मान लीजिए सपोज हमारे पास लिगेंड्स है, लिगेंड यहाँ ऋणाभिषित है, मान लीजिए ये ऋणाभिषित है, ये ऋणाभिषित है, जब तो ये क्या होगा, दूर होगा तो इनके मध्य आकर्षण होगा। देखो ये नाभिक है और नाभिक और इसके मध्य होगा आकर्षण, लेकिन जैसे नजदीक आएगा, सीएन यहाँ नजदीक आ गया, ये सीएन, तो ये क्या होगा, इसके जो धातु आयन के इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, भले ये तो आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जैसे निकट आ जाएगा तो ये प्रतिकर्षण होता है। कौन करेगा प्रतिकर्षण, इस धातु, भले अभी तो लग तो ऐसे रहा है कि धातु आयन प्रतिकर्षित कर रहा है, जो धातु आयन है के कक्षक लिगेंड्स के अधिक निकट आने से क्या हो जाएगा, इनमें प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, धातु आयन के कक्षकों में समभ्रंशता उत्पन्न हो जाती है। जब तो दूर दूर है, यहाँ पर देखो ये थ्योरी शुरू हो जाती है। पहले वो कहता है कि जो धातु के का नाभिक है और लिगेंड्स है, उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल होगा, दूर दूर रहेंगे। जैसे ही निकट आ जाएंगे, जैसे क्या होंगे, निकट आ जाएंगे, निकट आने से क्या होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिगेंड्स को थोड़ा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो उससे क्या आएगा, एक स्प्लिटिंग, संभ्रंशता उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा, इसके कारण जैसे प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, धातु के कक्षकों में संभ्रंशता उत्पन्न हो जाती है, किसके, इस प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण के कारण, यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है ना, धातु आयनों, धातु की धातु आयन के कक्षकों की संभ्रंशता, की संभ्रंशता, ये है बेटा संभ्रंशता, विपाटन जिसको हम बोलते हैं, संभ्रंशता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। जो उसका इक्वल एनर्जी का सिस्टम था, देखो जब हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा यहीं से समझ लेते हैं, हमारे पास है K4FeCN का होल 6 मान लीजिए, ठीक है ना बेटा, ऐसे। अब हुआ क्या,
हम यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, आयन है यहाँ पर, जो धातु सेंट्रल मेटल धातु है वो Fe है। Fe में Cn है, साइनाइड है। साइनाइड जब तक तो दूर दूर था तो इनके मध्य आकर्षण बल हो रहा था, लेकिन अधिक निकट आने से क्या हुआ, इसके जो डी कक्षक है, देखो बेटा कैसे डी कक्षक, हमें कैसे पता लगेगा, जो इसके कक्षक हैं उनमें कक्षकों में समभ्रंशता उत्पन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इनमें समभ्रंशता का मतलब जो इनकी इक्वल एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। अब कैसे हुआ, देखो यहाँ पर Fe है, तो Fe पर देखोगे तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसके कक्षक देखते हैं, इसके कक्षक क्या हो सकते हैं, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ऐसा था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब इसके क्या बचे, 3d6 बचे। 3d में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, इस 3d में यदि कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो d के कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5 ये हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हुए। अब इनकी ऊर्जाएं क्योंकि एक ही कोष में है तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। इनकी ऊर्जा क्या हो सकती है, समान हो सकती है। लेकिन ये कहता है कि ये जो समान ऊर्जाएं थी इनकी, ये क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है ना। इसमें स्प्लिटिंग आ गई, विपाटन आ गया, ठीक है ना। वो किसके कारण हुआ, इस साइनाइड के नजदीक आने से इसके कक्षकों का जो संभ्रंशता है समाप्त हो जाती है। देखो संभ्रंशता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कहाँ, इसके नजदीक आने से, लिगेंड्स के नजदीक आने से। ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर थ्योरी आगे भी, ठीक है ना, इसी पर क्या होगा, थ्योरी आगे भी है किस प्रकार से हो सकता है, ठीक हो गया। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि जब तक सीएन, देखो समझने के लिए ये है, ये साइनाइड है, ये साइनाइड दूर है, एफी नजदीक, यहाँ पर भी दूर है। इनके मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण बल आ रहा है, किसके, इसके और लिगेंड्स के मध्य, धातु के नाभिक और लिगेंड्स के मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण बल, जब वो दूर दूर है, ठीक है ना। कहता है प्रतिकर्षण बल यहाँ काम करने लगेगा, लेकिन लिगेंड क्या होगा, जब अधिक निकट आ जाएगा, यहाँ निकट आ जाएगा, तो एस में क्या होगा, अधिक निकट आने से वहां प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण किसके मध्य होगा, धातु आयनों के मध्य और कक्षकों की उस कक्षकों के मध्य, है ना, दूसरे इस साइनाइड के मध्य, साइनाइड हो गया, और इस धातु आयन के कक्षकों के मध्य क्या होगा, संभ्रंशता खत्म हो जाएगी जब से वो नजदीक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? जी सर। फिर एक बार बताऊं, देखो बेटा जैसे मान लीजिए ये Fe था और एक साइनाइड था, ये थोड़ा डिस्टेंस के साथ थे, दूरी में थे। इसका जो ऋणायन था वो इसके नाभिक के धनायन को आकर्षित कर रहा था, इनके मध्य क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। इसका जो धनायन है इसके ऋणायन के द्वारा आकर्षित कर रहा है, थोड़ी दूरी थी। लेकिन जैसे ही ये क्या हुआ, Fe के नजदीक आया, साइनाइड के नजदीक आया, तो साइनाइड के नजदीक आने, साइनाइड का मतलब लिगेंड्स, लिगेंड नजदीक आया, तो वो क्या करता है कि जो धातु आयन है, देखो जो धातु आयन हमारे पास, इससे और इसके बीच क्या हो जाने लग जाता है, प्रतिकर्षण होने लग जाता है। प्रतिकर्षण का कारण यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि प्रतिकर्षण क्यों होने लग जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, इनमें प्रतिकर्षण हो जाता है। और जब प्रतिकर्षण होगा बेटा, तो उससे क्या होगा, वे प्रतिकर्षित होने लग जाते हैं। तो जो धातु आयन है, इस प्रतिकर्षण के कारण जो धातु आयन है हमारे पास, ये धातु आयन कौन सा है, Fe है, ठीक है ना। तो इसके जो कक्षक होंगे उनमें संभ्रंशता समाप्त हो जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आई, है ना, उनकी संभ्रंशता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। और जब समाप्त हो जाएगी तो उसके कारण कुछ चीजें, कुछ घटना होती है, और वो क्या होती है बेटा, देखो देखो ये कहता है कि इसके कारण क्या होगा, जो धातु आयन है, धातु आयन, इसके कारण क्या हुआ, जो धातु आयन है, धातु आयन के
समभ्रंश, इसको समभ्रंश कह सकते हैं, मैंने समभ्रंश डी कक्षक, डी कक्षकों का दो भिन्न ऊर्जा में, दो भिन्न ऊर्जा में या दो भिन्न ऊर्जा स्तरों, सॉरी स्तरों के दो भिन्न ऊर्जा, यहाँ पर इसको काट देना है ना, स्तरों के समूह में विभाजन हो जाता है, में विभाजन हो जाता है। देखो इसके कारण क्या हुआ, जैसे समभ्रंश हुआ तो डी कक्षक, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उपसैद्धांतिक यौगिकों में वो डी कक्षक है, अन्यों में और भी हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, डी कक्षक है। विभाजन क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, हो जाता है। अब देखो डी कक्षक क्या होता है बेटा, यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे समझे तो यहाँ पर डी के कितने कक्षक होते हैं, 5 5 सबको पता है। चलो देखो एक कक्षक हो गया, दूसरा कक्षक हो गया, तीसरा कक्षक हो गया, चौथा ही हो गया, पांचवा ही हो गया, 5 कक्षक है ना। इनकी ऊर्जा क्या है बेटा, समान है। कैसी इनकी ऊर्जा, लगभग समान है, जो एक ही साथ है तो इनकी ऊर्जा कैसी, समान है। लेकिन हुआ क्या, जैसे वो साइनाइड नजदीक आया ना, तो नजदीक आने से क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, संभ्रंश, जो संभ्रंश है डी कक्षक दो भिन्न ऊर्जाओं में बंट जाते हैं। ये क्या हो जाता है, दो भिन्न ऊर्जाओं में बंट जाते हैं, यानी कि एक ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है ऐसे, और एक नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे, दो अलग अलग पार्ट में होता है ना। यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर चले जाएगा और एक बॉक्स नीचे आ जाएगा, और इस नीचे वाले 3 बॉक्स नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे। ऐसे दो ऊर्जा स्तरों में देखो, दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में के समूह में विभाजित हो जाता है। कब हुआ ये विभाजन, कब हुआ, कब हुआ, जब वो नेगेटिव लिगेंड्स धातु आयन के नजदीक आया तो उनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण होने से क्या हुआ, जो धातु आयन था, धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षकों में विभाजन हो गया, है ना। उनकी स्प्लिटिंग समाप्त हो गई, समभ्रंशता क्या हो गई, समाप्त हो गई, और समभ्रंशता समाप्त होने पर वो दो भागों में, दो ऊर्जा स्तरों में बंट गया, है ना। तो अब ये दो ऊर्जा स्तर यहाँ शुरू है बेटा, ये थी, ठीक है ना, दो ऊर्जा स्तरों में समूह में विभाजन हो गया, ठीक है ना। और विभाजन लिगेंड, लिगेंड जो है, जो विभाजन लिगेंड के कारण जो है, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, इसको क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। क्रिस्टल, क्योंकि ये क्रिस्टल क्षेत्र में हो रहा है, किस में हो रहा है, ये जो कहानी हो रही है, हो रही है क्रिस्टल क्षेत्र में। ये जो एरिया है क्रिस्टल का एक क्षेत्र है ना, उसमें हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, स्प्लिटिंग, अंग्रेजी में स्प्लिटिंग बोलते हैं उसको, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। बस यहाँ पर क्या हुआ कि इसके कारण जो क्रिस्टल क्षेत्र था, इस क्रिस्टल क्षेत्र में क्या हुआ, ऐसी घटना हो गई, समरसता समाप्त हो गई और वो दो भागों में बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और दोनों समूह, जो दोनों हमारे पास जो दोनों समूह बने, विभाजित ऊर्जा में अंतर हो जाता है ना। मान लीजिए इन इन दोनों की जो ऊर्जा है उसमें अंतर है, देखो इसकी ऊर्जा अलग हो जाएगी, इसकी ऊर्जा, ये पहले कैसे था, समान ऊर्जा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, समभ्रंश ऊर्जा, ठीक है ना। समभ्रंश, मान लीजिए हमारे पास समभ्रंश क्या था, ये समभ्रंश ऊर्जा थी इनकी, है ना। जब ये विपाटन हुआ तो विपाटन होने से इनकी ऊर्जा में भी अंतर है, तो इनके ऊर्जा में जो अंतर होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसको हम क्या दिखाते हैं, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, ये डेल्टा इस प्रकार से है, डेल्टा एच भी लिखा जाता है कहीं पे, तो हम इसको डेल्टा के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट थे, है ना, कुछ
सिद्धांत थे जिसको हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इतने सिद्धांत, अब इन सिद्धांतों को हम आगे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उनमें फॉलो करेंगे, है ना, उनमें इनमें लागू करेंगे, किस प्रकार से ये वहां काम करेंगे हमारे लिए, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं, हम हमारे पास दो प्रकार के यौगिक थे उस समय। कौन कौन से थे बेटा यौगिक, जब हमने पहले इससे पहले पढ़ा? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, ऐसा कुछ था? ऐसे तो थे हमारे पास, अष्टफलकीय यौगिक थे, चतुष्फलकीय यौगिक थे, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ऑक्टाहीड्रल। अष्ट, यह अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुलों, अष्टफलकीय संकुलों, ठीक है ना। यहाँ पर अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक, जो क्या होंगे, डी कक्षक, डी कक्षकों, डी कक्षकों में विभाजन, जो डी कक्षक होंगे उनमें विभाजन। और कौन से वाले, अष्टफलकीय, तो उनके लिए भी कुछ नियम है ना। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो दो प्रकार के हैं, एक अष्टफलकीय हमारे पास है और एक चतुष्फलकीय है। दूसरे कौन से वाले होते हैं, चतुष्फलकीय। तो पहले हमारे पास जो है यहाँ पर अष्टफलकीय है, ठीक है ना। इसकी थ्योरी है, बहुत मजेदार थ्योरी है बेटा इसमें। यदि हम इसको देखेंगे तो चतुष्फलकीय में किस प्रकार से होगा और अष्टफलकीय में किस प्रकार होगा, ये दोनों प्रकार की चीजों को हम पढ़ लेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पहले पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय वाले, है ना, ऑक्टाहीड्रल। जो ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होगा, जो ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होगा, है ना, यानी कि संकुल होंगे, उनमें डी जो कक्षक होंगे उनमें किस प्रकार से विभाजन होगा, जो डी कक्षक होंगे उनमें किस प्रकार। ऑक्टाहीड्रल तो समझ रहे होंगे, अष्टफलकीय ऐसे होता है, आर फलक वाला, ऐसे 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 करके, है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, बाकी ऐसे लगे रहते, ये अष्टफलकीय। इसमें हमने विपाटन देखना है, किसमें, डी कक्षकों का विभाजन किस प्रकार से होगा, है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, अब पहले हम किसके लिए समझ रहे हैं, अष्टफलकीय। अभी स्ट्रक्चर समझाएंगे हम आप लोगों को, बहुत मजेदार है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। तो देखो बेटा, इसमें जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन में कितने कक्षक होते हैं, जो धातु आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो धातु आयन है उसमें कितने कक्षक होते हैं। धातु आयन क्या होता है, पहले इसमें धातु आयन के कक्षक कौन से होते हैं। यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं बेटा, 5 किसके 5 हो, डी कक्षक होते हैं ना, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से तो बनते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बनते हैं अधिकांश, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा, कौन बताएगा। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं दूसरे नाम से, बताओ बच्चों। डी ब्लॉक के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सारा पढ़ा था, जिसमें जो 8वें ग्रुप के तत्व इस उसमें नहीं आते, ये 8वें वाले नहीं होते हैं, हिंट दे रहा हूँ, 8वें वाले वो नहीं होते, वो ना उस नाम से नहीं पुकारते उनको। संकरण तत्व। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं बेटा इनको, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं इसको, संक्रमण एलिमेंट, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास, संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तो है, लेकिन जो 8वां समूह है, कौन सा, कौन कौन से बेटे उसमें, 8वें समूह में कौन से तत्व है, चलो एक मैं बता दो, जिंक, और कौन है, 8वां समूह के तत्व कौन से, जो लास्ट वाला है इसमें, एक जो एचपी है सर, है, मरकरी, मरकरी। मरकरी और
तो जिंक, कोबाल्ट। कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये था। ये डी ब्लॉक के तत्व तो है बेटा, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? सर इनकी बाह्यतम कक्षा फूल लेते सर। हाँ, इनकी दो चीजें ध्यान रखना। एक तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में भी बाह्यतम कक्षा पूर्ण रहती है, ऑक्सीकरण अवस्था में, है ना, और साथ साथ में मूल अवस्था में तो रहती है। ठीक है ना, इसलिए ये संक्रमण तत्व तो नहीं है। संक्रमण तत्व तो कौन होते हैं? सर जिनकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है। क्या कहा बेटा? जिनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, संक्रमण तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षा क्या होंगे? अपूर्ण होंगे, पूरे नहीं भरे होंगे, अपूर्ण होंगे। ठीक है ना, तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं कि धातु आयन में पांचों जो होंगे, पांचों जो डी कक्षक होंगे, किसकी बात कर रहे हैं? डी कक्षक होंगे। डी कक्षकों की ऊर्जा परस्पर क्या होती है? समान होती है। डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है बेटा। समान का मतलब यहाँ पर हमने एक शब्द यूज किया था इसके लिए, समभ्रंश होती है। कैसे होती है? समभ्रंश होती है। ठीक है, पहला नियम ये था। लेकिन जब क्या हुआ, देखो इसमें कहता है कि जो धातु आयन है, धातु आयन के पांचों जो डी कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन हुई? इनमें दो कक्षक क्या होंगे? देखो, दो कक्षक हैं, जैसे हमने देखेंगे, पांच कक्षक है ना, पांचों कक्षकों के नाम बता दो बेटा, किसी को मालूम है? इसके पांच कक्षक है, पांचों कक्षकों के नाम बता दो। इनके नाम मैं बता देता हूँ आज से, है ना। इसके जो पांच कक्षक हैं, देखो मैं बड़े बड़े बना देता हूँ। बड़े बड़े क्यों बना रहा हूँ? कक्षकों के नाम बड़े हैं ना, तो इसलिए बड़े बड़े इस टाइप से, है ना। एक हो गए पांच। ठीक है ना, तो जो पहला कक्षक है बेटा, इसका नाम है, क्या होगा? डी एक्स वाई। दूसरा वाला कक्षक क्या है? डी वाई जेड। और तीसरा कक्षक क्या है? डी जेड एक्स मान लो, है ना, एक्स जेड मान लो, ये एक्स जेड वाई मान लो। ठीक है ना, और चौथा का जो कक्षक है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो पांचवा कक्षक है वो है डी डी जेड स्क्वायर। ये है इसके पांचों कक्षक, और उनके नाम भी है। ठीक है ना, जिनको हम एक दो तीन चार पांच कह रहे हैं, तो ये है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये कहता है कि जो इनकी ऊर्जा तो समान है। पहली कंडीशन तो इसमें क्या है? ऊर्जा क्या है इनकी? समान है, समभ्रंश है। लेकिन समभ्रंशता खत्म कब होती है? जब कोई लिगेंड्स इसके नेगेटिव लिगेंड्स इसके बहुत नजदीक आ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? उनकी समभ्रंशता खत्म हो जाती है, और समभ्रंशता खत्म होने से वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें देखो बेटा, ये कहता है कि इनमें जो दो दो है, दो कक्षक कौन कौन से? ये दो, लास्ट के दो, कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व जेड स्क्वायर। ठीक है ना, में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा अक्षों पर केंद्रित रहता है। अक्ष जानते हैं आप लोग, इस इन दोनों में क्या होगा? जो क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावनाएं होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व को किस कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कह रहा है? अक्षों पर केंद्रित होता है, अक्ष, इसके अक्षों पर होगा। ठीक है ना, अक्षों पर केंद्रित होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कहता है कि जो कौन से वाले दो हैं, दो हमारे पास क्या है? कक्षक हैं, कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वो क्या होगा? अक्षों पर अधिक होगा। ठीक है, कहां पर अधिक होगा? अक्षों पर केंद्रित होता है। ठीक है ना, जबकि जो तीन है, ये वाले तीन, ये जो तीनों है बेटा, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स कहो या एक्स जेड कहो, इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है,
ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या समझे आप, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है ना। इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा, घनत्व का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। अक्षों से, अक्षों के मध्य केंद्रित होता है, इसमें क्या होगा, ये तो होगा अक्षों पर केंद्रित, है ना, ये क्या होगा, अक्षों पर केंद्रित होगा। और ये क्या होगा, अक्षों के मध्य केंद्रित होगा। यहाँ पर क्या होगा, अक्षों के मध्य, थोड़ा सा अंतर है, अक्षों के मध्य, ये अक्षों के मध्य केंद्रित होगा, ये अक्षों पर होगा और ये अक्षों के मध्य केंद्रित होगा। भाई ये अंतर है बेटा, ये अक्षों के मध्य होगा और ये अक्षों पर केंद्रित होगा, ये अक्षों पर होगा, है ना, और ये मध्य में होगा। तो पहला ये कंडीशन हो गई, इन दोनों में अंतर आ गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इसका मतलब ये दो पार्ट यहां से होने वाले हैं, एक तरफ ये 3 होंगे और एक तरफ ये 2 होंगे, ठीक है ना। और जब हम अष्टफलकीय वाली स्थितियों को पढ़ रहे हो, तो ऐसी दशा में ये क्या होंगे, इनका इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ होगा, अक्षों पर होगा, और इनका इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होगा वो कहाँ होगा, अक्षों के मध्य जो है केंद्रित होगा। अक्षों के मध्य, दो अक्ष हैं, देखो एक अक्ष यहाँ, एक इनके बीच में होगा। यहाँ पर अक्ष क्या होगा, इस किनारे मतलब यहाँ पर होंगे, तो इसमें सीधे यही होंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये अष्टफलकीय के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। दूसरा कहता है कि जैसे माना जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं बेटा, है ना, तो ये अष्टफलकीय संकुल में क्या होगा, जो धातु आयन होंगे, कौन से, जो हमारे पास धातु आयन होंगे, मान लीजिए हमने धातु आयन लिए, है ना, अष्टफलक पर के केंद्र में पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, अष्टफलक के केंद्र पर पाए जाते हैं धातु आयन, अष्टफलक के केंद्र पर पाए जाते हैं, के केंद्र पर पाया जाता है। ये ध्यान रखना, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं, अभी इसका प्रैक्टिकल आगे आने वाला है ना। जैसे हमने पहले थ्योरी पढ़ ली, इसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा थी जो सीएफटी में, पर उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, अक्षों के मध्य केंद्रित इलेक्ट्रॉन घनत्व इनमें, और ये अक्षों के केंद्र पर केंद्रित, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ऐसे देखो, ये कहता है कि जो धातु आयन है अष्टफलक अष्टफलक के केंद्र पर पाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर धातु आयन अष्टफलक के केंद्र पर पाया जाता है। और लिगेंड क्या है, और 6 लिगेंड किस क्या होंगे इसमें, 6 लिगेंड होंगे इसमें, ध्यान रखना। और 6 लिगेंड्स, जब अष्टफलक होगा तो उसमें लिगेंड्स की संख्या कितनी होगी, 6, है ना। 6 लिगेंड्स अष्टफलक के 6 कोनों पर होते हैं, अष्टफलक के 6 कोनों पर होते हैं, 6 कोनों पर होते हैं। सिंपल, ये तो हमने पढ़ा भी है, जैसे अष्टफलक बनाया ऐसे करके, तो माना 6 लिगेंड्स हैं तो क्या होते हैं, एक 6 कोने इस टाइप से आ जाते हैं इसके, है ना, ये 6 कोने, ये 4 कोने हो गए, 5 और 6, ये 6 कोनों पर होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं, कोनों की ओर, देखो अष्टफलक के 6 कोनों की ओर केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसकी ओर अग्रसरित होते हैं, यानी कि इसकी तरफ आते हुए नजर आएंगे, ऐसे इस तरफ आते हुए दिखेंगे, जो 6 हमारे पास क्या है, लिगेंड्स है, ठीक है ना। और इनके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होगा, डी कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं, और ये क्या होगा, जैसे ये इधर की तरफ आएंगे तो इससे क्या होगा, जो डी कक्षक होंगे किसके, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के हैं, उनके जो डी कक्षक होंगे वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे और उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। ये तो हमने पहले पढ़ा कि जैसे वो नजदीक आता है तो उससे क्या हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन आता है। अब उस ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, जो ऊर्जा आई बेटा उस ऊर्जा से किस प्रकार परिवर्तन होगा, वो दो भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एक तो ये कक्षक हो गया, और दूसरा हमारे पास है कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो हैं कक्षकों की जो पालियां हैं धातु आयनों की ओर एक्स वाई और जेड की ओर अग्रसरित होने से पर क्या होगा, लिगेंडों के मार्ग में आ जाती है, और इनमें क्या हो जाता है, अधिक प्रतिकर्षण होता है। इनमें इन दोनों में क्या हो जाता है, जिसके कारण वो लिगेंड मार्ग में आ गया, जिसके कारण क्या होगा, इनमें अधिक प्रतिकर्षण होगा। इनमें क्या होगा बेटा, अधिक प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों में अधिक प्रतिकर्षण होगा। क्यों, इनकी जो क्या है, कक्षकों की जो पालियां हैं धातु आयनों की ओर जब आकर्षित होते हैं तो उसके बीच में क्या आता है, एक्स वाई और जेड आकर्षित होने वाले जो लिगेंड है मार्ग में आ जाते हैं, और इससे क्या होंगे, ये अधिक प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना, जब ये अधिक प्रतिकर्षित होंगे तो उससे क्या होगा, इनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी। और जबकि जो शेष है हमारे पास, जैसे मानो दूसरे वाले हैं, कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, सॉरी वाई जेड, और डी जेड एक्स, ये तीनों है। इनके जो कक्षकों की जो पालियां हैं अक्षों के मध्य होने के कारण, ये बीच में है, ये तो किनारे है ना, अक्षों पर है, ये तो अक्षों पर है, ये कहाँ है, अक्षों पर है, लेकिन ये कहाँ है, ये मध्य में। इनके मध्य में होने से क्या हुआ, मध्य में होने के कारण क्या होगा, इनका प्रतिकर्षण कम होता है, कम प्रतिकर्षण होगा इनमें। क्या होगा, कम प्रतिकर्षण। क्यों कम प्रतिकर्षण हुआ बेटा, कोई बता सकता है कम प्रतिकर्षण क्यों हुआ, इनमें अधिक प्रतिकर्षण क्यों हुआ, कोई बता सकता है इनमें अधिक प्रतिकर्षण क्यों हुआ होगा? एक्स वाई जेड है सर। ये जो है अक्षों पर है, एकदम सिंपल वे में देखेंगे, और ये क्या है, अक्षों के मध्य में, अक्षों के मध्य में, ये अक्षों के बीच में, इसलिए इनमें कम प्रतिकर्षण हुई। अक्षों किनारे पर है तो अक्षों के पर होना का मतलब उनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो ये सिंपल वे में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, कम प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से पांचों जो ऊर्जा स्तर हैं उनमें दो भागों में बढ़ जाएंगे, एक तो अधिक ऊर्जा वाले ये हो जाएंगे और कम ऊर्जा वाले ये होंगे। ठीक है ना, अब इनको क्या कहा जाता है बेटा, देखो जो पांचों समूह हैं विभाजित हो गए दो दो भागों में। ठीक है ना, तो जो जिनमें क्या होगा, अधिक ऊर्जा होती है उन्हें हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल। इनको क्या कहा जाता है, इनमें अधिक ऊर्जा है इसके लिए क्या कहा जाता है, इनको ईजी ऑर्बिटल, ईजी कक्षक। क्या बोलेंगे, ईजी कक्षक। चलो दूसरे उससे लिख लेता हूं कलर से। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर वाला है, देखो ये जो हमारे पास ये वाले हैं इनको हम बोलेंगे ईजी कक्षक। क्या बोलेंगे, ईजी कक्षक, ये ईजी कक्षक है जिनके जो अक्षों पर हो रहे हैं। ये वाले देखेंगे तो ये क्या है, ठीक है ना, इनकी कम ऊर्जा है ना, और इनमें प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, इनमें प्रतिकर्षण अधिक प्रतिकर्षण हो रहा है, ध्यान रखना। इनमें क्या हो रहा है, देखो बेटा यदि हम देखेंगे तो ये इनको यदि हम देखेंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होती, कम होती, कम ऊर्जा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अधिक ऊर्जा। ये कैसे ऊर्जा वाले हैं, अधिक ऊर्जा वाले हैं। ये कैसे ऊर्जा वाले हैं, कम ऊर्जा वाले। इनकी ऊर्जा क्या हो जाती, कम ऊर्जा हो जाती। ठीक है ना, इनमें प्रतिकर्षण कम होता तो ऊर्जा कम होगी, है ना। और ऊर्जा कम होने के कारण इनका नाम होता है बेटा T2Z। ये क्या हो जाएंगे, T2Z कक्षक कहलाएंगे। इनमें क्या होगा, लिगेंडों में प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। लिगेंड्स में प्रतिकर्षण कम होगा, लिगेंड्स में प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। इनके लिगेंडों के मध्य प्रतिकर्षण कम होगा। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, T2G। इनको नाम दिया उन्होंने T2G ऑर्बिटल, T2G कक्षक हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है बेटा। और इनके मध्य देखो एक चीज और है लास्ट इसका ऑक्टाहेड्रल में, ये कहता है कि जो Eg है, क्या है, Eg और T और T2G
इनके जो कक्षक है, मैं बताऊंगा इनको कक्षक, ठीक है ना, इनके जो कक्षकों की ऊर्जा के जो की ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर, इन दोनों की ऊर्जा का जो अंतर होगा बेटा, उसे क्या कहेंगे, मान लीजिए Eg और T2G, इनके मध्य जो ऊर्जा है उसका जो अंतर होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम, पहले बताया था मैंने, क्रिस्टल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, स्प्लिटिंग बोलते हैं, है ना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये है बेटा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इनके बीच की जो ऊर्जा होगी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा हो जाएगी, तो इस प्रकार से। और इसको हम किससे दिखाते हैं, यहां पर जो दिखाएंगे डेल्टा हम दिखाएंगे, पहले तो डेल्टा दिखाएंगे, लेकिन किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल, इसलिए ओ लिखेंगे हम, अष्टफलकीय के लिए ना, तो ओ क्या है, अष्टफलकीय, डेल्टा क्या है, ऊर्जा का अंतर है, और ओ क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो हम इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं ये, और इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं, या हम एक और चीज दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, या 10dq होता बेटा, ऐसे dq दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलो अब इसको समझाते हैं कैसे कैसे होगा, इसको किस प्रकार से समझाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम 1 मिनट बेटा है, चलो यही लास्ट में समझा देते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, इतना हो गया बेटा, ये सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है, आप टेंशन मत लो, इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम बनाते हैं, तो पहले बनाते हैं, देखो किस प्रकार से होगा, कि जो डी कक्षक होगा, डी कक्षक में समान ऊर्जाएं थी, अब ऑक्टाहेड्रल कैसे समझते हैं, डी कक्षक है, देखो ऐसे बना हुआ, डी के कितने कक्षक होते बेटा, कितने 5 कक्षक होते, 5 होते हैं, है 5 ना। हाँ, तो यहाँ पर जो डी के है वो 5 कक्षक, देखो 1 2 3 4 और 5, है ना, 1 2 3 4 5, ये है डी कक्षक। और ये कैसे है बेटा, इनकी ऊर्जा कैसे है, समभ्रंश है, समभ्रंश ऊर्जा है, ठीक है, कैसी ऊर्जा है इसकी, समभ्रंश ऊर्जा, ठीक है। समभ्रंश ऊर्जा का मतलब क्या समझे, यहाँ पर समभ्रंश ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, इनकी ऊर्जा समान है। और ये पांचों कक्षक कौन कौन से बेटा, देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है ना। और यहाँ यदि देखोगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सब की ऊर्जा क्या थी, बराबर थी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जब इसमें क्या हुआ कि कोई भी लिगेंड्स इसके नजदीक आता है, तो इसकी ऊर्जा में पहले क्या होगा, जो गोली, यहाँ पर यदि हम सिंपल इसको देखेंगे तो ये क्या है, धातु आयन के में डी कक्षक है, लेकिन ये क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं ऐसे करके, इनकी ऊर्जा थोड़ा ऊपर चली जाती है यहाँ से, अब फिर ये डी कक्षक ऐसे आ जाएंगे थोड़ा ऊपर, क्योंकि जैसे इससे क्या होता है, लिगेंड्स जुड़ जाते हैं तो ऐसे ऊर्जा आती है ना। प्रारंभिक में गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र क्या होगा, डी कक्षकों की औसत ऊर्जा थोड़ा बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने से क्या हुआ, ये डी कक्षक ऐसे बटे हुए रहते हैं, 3 4 5, है ना, 5 हो गए। अब जब इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होना है, जैसे डी कक्षक है, अब इनमें क्या होगा कि जैसे वो साइनाइड या लिगेंड्स नजदीक आया, किसके, धातु के, तो उसमें दो पार्ट में बढ़ गई ऊर्जा, ये तो बताया था हमने। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, और उस ऊर्जा में क्या होता है, दो पार्ट कैसे बन जाते हैं, एक तो चला जाता है ऊपर, मान लीजिए हमने ऊपर वाला इस टाइप से, ये अधिक ऊर्जा हो गई, किसकी अधिक ऊर्जा हो गई, किसकी होती बेटा अधिक ऊर्जा, Eg ऑर्बिटल की। कौन सा होता है, Eg कक्षक, मैंने कहा था Eg कक्षकों, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। अधिक ऊर्जा क्यों होगी इनकी, कोई बताओ बेटा, अधिक ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि अक्षों पर है, किस पर है, अक्षों पर, ठीक है ना।
और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कहाँ जाता है, अक्ष पर जाता है ना। और इनमें क्या होगा देखो, ये बताऊंगा मैं अभी। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट में क्या होगा, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। कौन सी वाली, T2z ऑर्बिटल की, ये देखो ये ऐसे चले जाते हैं। तो T2z ऑर्बिटल 3 होते हैं, एक सॉरी एक ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ से ये आ जाएगा और तीसरा ये आ जाएगा। इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, कौन से, T2z ऑर्बिटल, T2z कक्षक। और T2z कक्षक की ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अब इन दोनों के मध्य जो अंतर आएगा, देखो ये बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो समान ऊर्जा वाला क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए। ये बढ़ती कितनी है बेटा, देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो इनके यहाँ से और यहाँ तक की जो मध्य है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक के मध्य जो ऊर्जा आती है ये आती प्लस 0.6 डेल्टा ओ, ऑक्टाइडल के लिए। या हम इसको कह सकते हैं 3/5, 3/5 और डेल्टा ओ, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ से जो डाउन इनकी कम हुई ऊर्जा, ये देखो ये कम ऊर्जा हुई, जो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, माइनस में होती है, और ये होती है 0.4 डेल्टा ओ, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2/5 डेल्टा ओ। यहाँ इन दोनों के मध्य, यहाँ से और यहाँ तक के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है बेटा, ये होता है 10 DQ, या हम इसको कह सकते हैं 1 डेल्टा ओ, ओ मीन्स ऑक्टाइडल। इस प्रकार से क्या होता है, इनमें कक्षकों में, दो कक्षकों में विपाटन हो जाता है और दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये है बेटा किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय के लिए। अष्टफलक के लिए इस प्रकार से आएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम ऑक्टाहेड्रल के लिए इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।